नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस PW के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। और हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने इस उद्गम सीरीज के ही सीक्वेंस में। फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो अपन एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, आज उसका दूसरा लेक्चर है और टॉपिक का नाम है फेज इक्विलिब्रियम, है ना। तो हमने लास्ट क्लास में फेज इक्विलिब्रियम के बारे में एक लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उस लेक्चर में हमने एक तो फेज निकालने सीखे थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने सीखे थे, फिर अपन ने कंपोनेंट्स निकालने सीखे थे, फिर तीनों को रिलेट करके अपन ने एक रूल बनाया था। उस रूल का नाम है दैट इज फेज रूल, है ना, जिसको अपन ने बहुत अच्छी ट्रिक से भी याद किया था, दैट इज फलक पे चल दो, है ना। तो वो भी अपन ने पढ़ा था, उस पर अपन ने सवाल भी किए थे। आज की क्लास में हम इसी फेज इक्विलिब्रियम से एक स्टेप आगे जो अगला टॉपिक है, इसका अगला पार्ट है, उसको डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे फेज डायग्राम्स, है ना। तो फेज डायग्राम ऑफ वन कंपोनेंट एंड टू कंपोनेंट सिस्टम, राइट। अब ये वन कंपोनेंट और टू कंपोनेंट सिस्टम के जो फेज डायग्राम है, इस पे सवाल बिल्कुल आते हैं। वो कैसे होंगे वो सारी बातें अपन देखेंगे। तो फेज डायग्राम ऑफ वन एंड टू कंपोनेंट सिस्टम देखेंगे। फिर ये फेज डायग्राम बनते कैसे हैं, तो उसके लिए एक इक्वेशन पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट, क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। फिर इन सारी बातों को जो अपन जानेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, उन सारी बातों को अपन सवालों में अप्लाई करेंगे, राइट गाइस। तो आइए बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूं आज का सेशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फेज डायग्राम ऊपर लिखा हुआ है, इस फेज डायग्राम का मतलब क्या है। ये जो फेज डायग्राम लिखा हुआ है, इस फेज डायग्राम का मतलब क्या है। तो ऑब्वियसली आप जान रहे होंगे, सर एक तो वर्ड फेज है, दूसरा वर्ड है जी डायग्राम, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली यह डायग्राम बनी होगी। बट डायग्राम कौन सी, फेज की डायग्राम। अब ये फेज की डायग्राम से मेरा मतलब ये कि जब भी आप किसी भी फेज को बदलते हो, लेट सपोज मैंने कहा सॉलिड अगर लिक्विड में जा रहा है, या फिर लिक्विड वेपर में जा रहा है, या सॉलिड वेपर में जा रहा है, तो इन सभी ट्रांसफॉर्मेशंस को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो, तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास एक डायग्राम होता है। उसी डायग्राम का नाम होता है फेज डायग्राम। तो एक लाइन में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं या इसको डिफाइन करूं, तो इट इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फेज ट्रांजिशन। तो फेज डायग्राम क्या होता है जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेज ट्रांजिशन। जो भी फेज बदल रहे हैं, जो भी फेज चेंज हो रहे हैं, ट्रांजिशन में जा रहे हैं, उन सभी के वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम इस्तेमाल की जाती है, उसका नाम है जी फेज डायग्राम। बहुत बढ़िया। अब सवाल अगला है कि सर अगर आप फेज डायग्राम की बात कर रहे हो, तो फेज डायग्राम अपन को कौन कौन से पढ़ने, तो अपन को दो केस में फेज डायग्राम पढ़ने हैं। एक को अपन कहते हैं फेज डायग्राम ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम, और दूसरा अपन को पढ़ना है फेज डायग्राम ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम। तो जब भी मैं बात करता हूं फेज डायग्राम की, तो इसको अपन दो हिस्सों में पढ़ने वाले हैं। एक तो वन कंपोनेंट के लिए पढ़ने वाले हैं, फिर इसी को अपन टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए पढ़ने वाले हैं, राइट ना। तो फेज डायग्राम ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम एंड फेज डायग्राम ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम। तो आइए मैं एक एक करके दोनों केस को बताना और इनके डायग्राम बनाना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं जी फेज डायग्राम ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम। तो जब भी मैं आपसे कहता हूं फेज डायग्राम वन कंपोनेंट सिस्टम का, तो वन कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। तो आइए मैं इसको, अगर वन कंपोनेंट की बात करता हूं, C = 1 होगा। अगेन अगर वन कंपोनेंट है, तो अपने पास जो फेज रूल होता है, जिसको अपन ने बहुत ही अच्छी ट्रिक से याद भी किया था, दैट इज फलक पे चल दो, राइट ना। अगेन यहां से अगर मैं F का वैल्यू निकालूं, तो आएगा C + 2 माइनस का P। C का वैल्यू कितना है सर, 1 + 2 माइनस का P, ओवरऑल 3 माइनस का P। तो ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक एक्सप्रेशन आता है इन टर्म्स ऑफ फेज, जब मैं वन कंपोनेंट सिस्टम की बात करता हूं। अब ये जो एक्सप्रेशन मैंने निकाला, इस एक्सप्रेशन में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ F मैक्सिमम कितना हो सकता है, मतलब मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है, तो आप मुझे इजीली बता सकते हैं कि सर मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए एक तो ये 3 है, 3 में से कुछ माइनस भी हो रहा है, दैट इज व्हाट, फेज, है ना। तो अपन को मिनिमम माइनस करना पड़ेगा, तभी ये ओवरऑल वैल्यू ज्यादा आएगी।
अगर मान लो मैं P 1 माइनस करता हूं तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी, अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी ओवरऑल। तो अगर मुझे ये मैक्सिमम चाहिए तो P मिनिमम चाहिए होगा। अब मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो P मिनिमम चाहिए, मिनिमम कितना होगा? तो मिनिमम फेज, एटलीस्ट एक फेज कितना हो सकता है, या यूं कह ले एटलीस्ट फेज जो इसका लीस्ट वैल्यू हो सकता है वो 1 हो सकता है। दैट इज मिनिमम फेज P मिनिमम कितना हो सकता है जी? 1। ये P क्या है? फेज, याद रखना, ठीक है। ये P क्या है? फेज। तो फेज मिनिमम कितना हो सकता है जी? 1, राइट। और अगर 1 हो सकता है तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा जी? 2। अब ये पूरी कहानी में अगर मैं वन कंपोनेंट सिस्टम की बात करता हूं तो हमें यह बात समझ आती है कि सर अगर आपको वन कंपोनेंट सिस्टम में कंपोनेंट निकालने तो कितना आएगा? ऑब्वियसली वन कंपोनेंट है तो कंपोनेंट 1 आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम सर 2 आएंगे, और फेज मिनिमम अगर फेज की बात करोगे तो F मैक्सिमम कितने आएंगे? 2, और P मिनिमम कितने आ जाएंगे जी? 1। क्लियर है? अगेन अगर मैं आपसे कहता हूं कि लेट सपोज मेरे पास वन कंपोनेंट सिस्टम ही है, ये एक केस हो गया, ठीक है। याद रखना जी, इंपॉर्टेंट है, इसमें नेट में सवाल आया हुआ है, ठीक है। अगेन अगर मैं आपसे कहता हूं फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम की ही बात करता हूं अगर मैं, और वन कंपोनेंट सिस्टम में ही अगर मुझे C का वैल्यू तो 1 दिख रहा है, तो अगर मैं फेज रूल लगाता हूं, फलक पे चल दो, तो बताओ F का वैल्यू क्या आएगा? तो C+2 माइनस का P, इसको दूसरे सेंस में बोलूं तो यहां पे मुझे P का वैल्यू निकालना है, तो C+2 माइनस का F। ये P का वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं? तो पहले मैंने देखा कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ सकता है वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए? 2 आ सकता है। मिनिमम फेज कितने हो सकते हैं? 1। अब मैं इसका उल्टा देखना चाहता हूं कि मैक्सिमम फेज कितने हो सकते हैं और मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो सकते हैं। तो मैंने कहा जी फेज निकाल लो, C+2 माइनस का F। तो C का वैल्यू 1 है, वैल्यू रख दो, तो फेज कितना आ जाएगा? 3 माइनस का F। बहुत बढ़िया। अब अगर मुझे फेज मैक्सिमम चाहिए होगा तो बताओ F का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? मिनिमम। और मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है? तो मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम F मिनिमम किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो सकते हैं। मतलब अगर वो कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में होगा तो उस केस में कोई भी वेरिएबल या कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें नहीं चाहिए होगा। इसको अपन समझेंगे जब अपन फेज डायग्राम को पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप यहां पे एक बात याद रखना कि जब मैं F मिनिमम की बात करता हूं तो F मिनिमम विल बी 0, ठीक है। तो यहां पे P मैक्सिमम कितना आ जाएगा सर? 3 माइनस का 0, ओवरऑल आंसर विल बी 3। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर वन कंपोनेंट सिस्टम में, ध्यान से सुनना, वन कंपोनेंट सिस्टम में अगर फेज 3 आ रहे हैं तो ये तभी आ सकते हैं जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो। मतलब लेट सपोज अगर मैं तुम्हें कहता हूं वाटर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, वाटर वेपर है, तो तीनों ही इक्विलिब्रियम में है, तीनों ही इक्विलिब्रियम में, सब में पानी ही है, तो कंपोनेंट 1 हो गया, और 3 सॉलिड लिक्विड और वेपर 3 फेज हो गए। अब क्योंकि ये तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में है, तो जब भी कोई चीज इक्विलिब्रियम में होती है, को एग्जिस्ट करती है, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है। जब भी 3 फेज को एग्जिस्ट करते हैं उस पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑब्वियसली ना, मैंने यही बोला कि वन कंपोनेंट सिस्टम है, सब में फेज कितने हैं? 1 2 3 फेज है इसमें, तो ये 3 फेज वन कंपोनेंट के लिए कब हो सकते हैं? जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो। अब 0 होगा तो सर 0 होते ही अगर F 0 हो जाएगा तो C इक्वल टू 1 के लिए फेज 3 हो जाएंगे। दैट मींस तीनों फेज को एग्जिस्ट करेंगे, और ऐसा पॉइंट जहां पे फेज 3 हो जाए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाए, ऐसे पॉइंट को कहा जाता है जी ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ये बात याद रखना, ऐसे पॉइंट को कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट। इंपॉर्टेंट है जी ये, ऐसे पॉइंट को ही कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट। तो कहने का मतलब ये कि अगर मैं आपसे कहता हूं ट्रिपल पॉइंट क्या है, तो अब आप मुझे 1 सेकंड में बता सकते हैं कि सर ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसपे मैं तीनों फेज देख सकता हूं कि वो कोएग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड लिक्विड और वेपर, और साथ ही उन पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसा होगा? 0 होगा, राइट ना। उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसा होगा जी? 0 होगा। ये बात सबको पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि सवाल है, मैं अभी सवाल भी दिखाऊंगा आपको, नेट का सवाल है इस पे। अब इसी में आप यहीं पे भी नोट करके लिख सकते हो कि अगर मान ले मैंने कहा 4 फेज एग्जिस्ट करेंगे, मान ले सल्फर की बात करता हूं, है ना,
इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख दे रहा हूं ना, नीचे ले आते हैं इसको, थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं। लो जी, ठीक है। अगेन इसी में मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट सपोज मैंने कहा सल्फर। तो जो सल्फर है वो 4 फेज में एग्जिस्ट करता है। सल्फर सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, वेपर में एग्जिस्ट करता है, अगेन सॉलिड में 2 फॉर्म में रहता है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। तो सॉलिड में 2 फॉर्म हो गई, अगेन वेपर हो गया, अगेन लिक्विड हो गया। तो ओवरऑल 4 फेज। अबे ऑब्वियसली ना, जितने सॉलिड होंगे उतने ही फेज होंगे। तो जितने नंबर ऑफ सॉलिड है, 2 सॉलिड है तो 2 फेज हो गए इसके, एक वेपर का फेज हो गया, एक लिक्विड का, तो 4 फेज हो गए। बहुत बढ़िया, 4 फेज हो गए। अगर ये 4 फेज वाला मैं कोई सिस्टम लेता हूं, ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखोगे चारों फेज में एक चीज है, सबके सब सल्फर से ही बने हुए हैं। तो कौन से कंपोनेंट का सिस्टम हुआ? 1 कंपोनेंट सिस्टम। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फेज क्या होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, इनको कैसे निकाला जाता है, इसके लिए ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। हमने लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वो सारी बातें आप वहां पे जाके देख सकते हैं ना, वो सारी बातें हमने वहां डिटेल में विद क्वेश्चन समझी है। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे सल्फर है, तो ये 4 फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, तो फेज कितने हो जाएंगे? 4। तो 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए 4 फेज हैं, तो बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? तो सर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा जी C+2 माइनस का P, दैट इज 3 माइनस का 4, आंसर विल बी -1। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर f का वैल्यू -1 हो जाए, इसका मतलब सर ये चीज कभी हो ही नहीं सकती, ये चीज कभी हो ही नहीं सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि सर f का वैल्यू, f क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, वेरिएबल्स, या तो टेम्परेचर हो सकता है, या प्रेशर हो सकता है, या कंपोजिशन हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, या तो ये हो सकते हैं या ये नहीं हो सकते। नेगेटिव का तो इसमें कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। इसका मतलब ये कि सर अगर 1 कंपोनेंट सिस्टम हुआ, उसमें फेज में 4 लूंगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कायदे से -1 आता है, जो कि गलत है। क्योंकि हमने ये बात इसलिए गलत बोली क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी भी 4 नहीं हो सकता। तो इस बात से हमें एक बात जो समझ आती है वो ये है कि सर हां, अगर तीनों ही फेज को आप इक्विलिब्रियम में मानना चाहते हो, या यूं कह लो कि इसमें जब 4 फेज लेते हो तो 4 के 4 फेजेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम -1 होता है, तो -1 वाला ऐसा कोई पॉइंट होगा नहीं। तो इन द फेज डायग्राम there is no such point where all these phases coexist, है ना? all these 4 phases will coexist। ऐसा कोई पॉइंट होगा ही नहीं सल्फर के फेज डायग्राम में। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर ऐसा पॉइंट होगा ना तो उसमें F नेगेटिव आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं। तो यहां पूरी स्लाइड में हमने जो बातें सीखी है, आइए मैं उसको एक बार सम अप कर देता हूं। तो हम पढ़ रहे हैं फेज डायग्राम ऑफ 1 कंपोनेंट सिस्टम। इसमें हमने सबसे पहले तो सर बोला कंपोनेंट 1 है, तो हमने फेज रूल लगा दिया। फेज रूल लगाते ये रिलेशन बना। फिर हमारे मन में आया कि बताओ कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम हो सकता है। तो मैक्सिमम के लिए P मिनिमम चाहिए। P मिनिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। तो हमने कहा जी मैक्सिमम तो 2 हो सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सारी बातें हमने यहां पर लिख दी। फिर हम चले 1 कंपोनेंट के लिए ही मैक्सिमम फेज कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम फेज निकालने के लिए जो को एग्जिस्ट कर सकते हैं साथ में, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 0 रखना पड़ेगा। तो P मैक्स कितना आ सकता है? 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सर एक पॉइंट पे 3 ही फेज एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसमें चाहे कितने मर्जी फेज हो, बट एक पॉइंट पे 3 ही फेज एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर 3 से ज्यादा करेंगे तो पक्का ही वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब इस पे सवाल कैसे आ रखे हैं? तो CSIR नेट का सवाल है। आइए मैं पूछता हूं, रिसेंट ईयर का ही है। दो 2021 में पूछा गया है। आपको बताना है द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस that are possible for 1 component system।
एक कंपोनेंट सिस्टम के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस कितने पॉसिबल हो सकते हैं? तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है कि सर आपको वन कंपोनेंट पता है क्योंकि सवाल में बोला है, आपको फेज निकालना है तो मुझे तो एक रूल पता है, फलक पे चल दो। अब मुझे फेज निकालना है तो मैं निकालूंगा C+2 माइनस का F। अब क्योंकि उसने बोला है मैक्सिमम फेज नंबर, या यूं कह ले मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज निकालने हैं, तो P मैक्स निकालना है तो वो कितना आ जाएगा C+2 माइनस का F मिनिमम। कंपोनेंट 1 है, मिनिमम फेज मतलब F मिनिमम कितना है, तो मिनिमम 0 होता है, तो मैक्सिमम फेज कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। तो अगर ऑप्शन ऐसा दे रखा था उसमें तो उसका आंसर हो जाता B। ठीक है, तो ये सवाल था। अगेन कुछ सवाल इस एक पॉइंट के ओरिएंटेड होते हैं, ट्रिपल पॉइंट के ओरिएंटेड, जो अभी अपन लिखेंगे भी सारी बातों को। फिलहाल के लिए हमें यहां से ये दो बातें याद रखनी है। अब जब भी मैंने फेज डायग्राम बनाना है तो फेज डायग्राम के लिए ऑब्वियसली तुम जानते हो कि सर कोई भी जब डायग्राम बनाते हो ना आप, तो डायग्राम के लिए ना, और डायग्राम कौन सी, जिसमें आप कोई चीज को वेरी करके किसी का रिप्रेजेंटेशन करो, तो उसको अपन ग्राफ में बनाते हैं। और वो ग्राफ कैसा दिखता है? तो सर ग्राफ के लिए एक तो अपन दो लाइनें बनाते हैं। इस दो लाइन में एक को कहते हैं वाई एक्सिस, एक को कहते हैं एक्स एक्सिस। ध्यान से सुनना प्लीज। तो अगर मैं जब भी कोई ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वो बातें क्या हैं? सबसे पहली, अगर मैं आपसे जब भी स्लोप की बात करता हूं, किसी भी ग्राफ का स्लोप, तो किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? तो सर लेट सपोज आपने कहा अगर y है और x है, तो y और x एक्सिस का अगर कोई ग्राफ है तो इसका स्लोप कैसा होगा? हमेशा dy/dx, राइट। अगेन अगर मैं dy/dx जिसको स्लोप कह रहा हूं, तो ये स्लोप को मैं और किसकी फॉर्म में लिख सकता हूं जी? tan थीटा की फॉर्म में। पक्का? बिल्कुल। अगेन ये tan थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1 में cot थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए जब भी मैं किसी भी डायग्राम को बनाता हूं, क्योंकि मुझे अब फेज डायग्राम ही पढ़ना है तो इनका यूज होगा, इनकी जरूरत मुझे पड़ेगी। अब जरा मैं इधर आता हूं फेज डायग्राम। तो क्योंकि सर आपने यहां पे एक चीज हमें बताई कि डायग्राम बनाने के लिए एक वाई एक्सिस चाहिए, एक जेड एक्सिस चाहिए। अब हमें बताओ कि फेज डायग्राम अगर आप वन कंपोनेंट का बनाएंगे तो इस केस में आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो रखना है वो क्या होगा? तो यहां पे क्योंकि वन कंपोनेंट के लिए f क्या आता है? C+2 माइनस का P, 3 माइनस का P, 3 माइनस 1, क्योंकि f मैक्सिमम इज इक्वल्स टू P मिनिमम। P मिनिमम 1 होता है तो f मैक्सिमम 2 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वेरिएबल, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। और मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब कि सर जिनको अपन वेरी कर सके, और मैंने यही बोला ना कि y और x क्या होते हैं? वेरिएबल ही होते हैं। तो वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए अपने पास दो वेरिएबल निकल के आ रहे हैं, और दो वेरिएबल निकल के आ रहे हैं, तो इसी को मैं एक को कहता हूं प्रेशर, एक को कहता हूं टेम्परेचर। तो इन्हीं दोनों के बीच में जो ग्राफ बनता है उसको कहा जाता है जी फेज डायग्राम। ठीक है, तो जनरली ये जो दो डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं ये होते हैं जी प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब यहीं से एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी मैं प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ बना रहा हूं, इसको कहता हूं मैं पीटी डायग्राम। और ये जो पीटी डायग्राम है, अगर ये वन कंपोनेंट के लिए बन रहा है तो इसका उल्टा। पीटी डायग्राम अगर वन कंपोनेंट के लिए होगा तो इसका उल्टा वन कंपोनेंट के लिए कौन सा डायग्राम होगा? पीटी डायग्राम। कहने का मतलब ये कि अगर जब भी मैं तुम्हें वन कंपोनेंट बोलता हूं तो उसके लिए पी और टी का डायग्राम बनेगा। बट अगर मैं तुम्हें वन कंपोनेंट ना भी बोलूं और तुम्हें पी और टी का डायग्राम दे दूं तो इसका मतलब यह है कि वो वन कंपोनेंट के लिए बनाया हुआ ग्राफ है। तो कई बार सवालों में वो कंपोनेंट ना बोल के पी और टी का डायग्राम देगा, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि सर पी और टी डायग्राम का मतलब एक कंपोनेंट वन है, राइट ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब मुझे वाई और एक्स एक्सिस मिल चुके हैं, बिल्कुल मिल चुके हैं। तो सर हाँ ठीक है, ग्राफ के लिए वाई और एक्स चाहिए। अब दूसरी बात क्या चाहिए? स्लोप। स्लोप कहां से मिले? तो इनके स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए, हालांकि मैं एक बात आपको लास्ट क्लास में भी बता चुका था कि अगर मुझे डीपी, सॉरी यहां पे इसका स्लोप लिखना हो तो स्लोप क्या होता है? dy/dx विच इज dp अपॉन dt, ये इसका स्लोप होगा, जिसको मैं पक्का ही tan थीटा भी लिख सकता हूं, जिसको पक्का ही 1 अपॉन cot थीटा भी लिख सकता हूं, राइट ना। ये सारी बातें मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं जी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं
तो मैंने लास्ट क्लास में आपको ये सिखा भी दिया था, जो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 1 में, कि जब भी मैं पी और टी का डायग्राम बनाता हूं तो ये पीटी डायग्राम है क्या? सर फेज डायग्राम है। फेज डायग्राम क्या है? सर रिप्रेजेंटेशन है फेज के ट्रांजिशंस का। तो यार फेज के ट्रांजिशंस का रिप्रेजेंटेशन है, तो फेज कौन कौन सी है? तो सॉलिड है, लिक्विड है, वेपर है। अब ये बताओ कि अगर इनके ट्रांजिशंस को ही रिप्रेजेंट करना है तो कहां पे सॉलिड दिखाऊं, कहां पे लिक्विड दिखाऊं, कहां पे वेपर दिखाऊं? तो ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि जब भी मेरे पास लो टेम्परेचर हाई प्रेशर होगा, यहां सॉलिड होगा, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे वेपर होते हैं, और इसके बीच में क्या होता है जी? लिक्विड। तो कुछ इस प्रकार से तुम्हारा ग्राफ दिखता है फेज डायग्राम का, सॉलिड, वेपर और लिक्विड। ठीक है, अगेन इनको सेपरेट भी करना है। सेपरेट क्यों करना है? क्योंकि सर अगर ये सॉलिड है तो लेट्स सपोज मैं टेम्परेचर बढ़ाती जा रहा हूं, यार सॉलिड कभी पिघलना भी तो शुरू करेगा, तो मैं टेम्परेचर बढ़ाती जा रहा हूं, तो मान लिए सॉलिड लिक्विड में जाना शुरू कर गया। अब ये सॉलिड एकदम से नहीं जाएगा, धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, तो ये एक टाइम के बाद ऐसा लगेगा कुछ सॉलिड बचा हुआ, कुछ लिक्विड बचा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैं कहता हूं ये सॉलिड है, इसको मेल्ट करे जा रहा हूं मैं, तो एक पॉइंट के बाद ये सॉलिड लिक्विड में तो जाने लग जाएगा, बट ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें मुझे ऐसा लगेगा कि दोनों ही इक्विलिब्रियम में है, कि ये वाला इधर जा रहा है या ये वाला इधर आ रहा है, मुझे नहीं पता। ठीक है, जस्ट वैसे ही अगर तुम किसी को पैसे दो, ठीक है, तो अगर तीसरा बंदा कोई देखेगा तो ये लगेगा कि कोई वो पैसे दे रहा है या तुम पैसे दे रहे हो। ठीक है, वही कंडीशन है कि अगर ये सॉलिड से लिक्विड जा रहा है या लिक्विड से सॉलिड आ रहा है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे मुझे ये इक्विलिब्रियम पे लगेंगे, और इसी पॉइंट को मैं सेपरेट करूंगा इस लाइन से। सेम इधर भी ऐसा एक पॉइंट आएगा जिसको मैं सेपरेट करूंगा, और अगेन इधर भी लिक्विड और वेपर में भी आएगा जिसको मैं सेपरेट करूंगा। अब इन तीनों लाइन को मैं कुछ कुछ नाम से पुकारूंगा, जिसमें इसका नाम होगा जी मेल्टिंग या फ्यूजन कर्व, इसका नाम होगा वेपराइजेशन, और इसका कर्व होगा, सॉरी, इसका नाम होगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये तीन बातें हैं। क्या क्या बोला मैंने? सॉलिड से अगर लिक्विड जा रहा है, सॉलिड से अगर वेपर जा रहा है, या लिक्विड से वेपर जा रहा है, इस वाले कर्व का नाम है जी फ्यूजन। फ्यूजन कर्व ये पता होना चाहिए जी आपको। ठीक है, वो सिंपली कहेगा कि अगर मैं इसका मेल्ट करूंगा, मान ले मैं कहता हूं फ्यूजन कर्व है, इसका स्लोप बताओ, तो आपको पता होना चाहिए फ्यूजन कर्व मतलब सॉलिड और लिक्विड वाला कर्व। फ्यूजन मतलब मेल्टिंग होता है, तो मेल्ट क्या करेगा? सॉलिड, और मेल्ट होके कहां जाएगा? लिक्विड में। अगेन सॉलिड और वेपर, सब्लिमेशन कर्व। और लास्ट वाला है क्या? क्या है तुम्हारा? वेपराइजेशन कर्व। ठीक है, तो जब भी मुझे अब इन स्लोप को, ऑब्वियसली मैंने ऊपर लाइन बना रखी है, ये लाइन नहीं है, इन तीनों लाइन का मतलब ओ ए बी सी। ठीक है, ओ ए बी सी, इन सबका मैंने मतलब लिख दिया। फ्यूजन कर्व क्या है? ओ ए। सब्लिमेशन कर्व क्या है? ओ सी, एंड देन ओ बी। अब ये तीनों जो मैंने ग्राफ बनाए हैं, तीनों का कुछ ना कुछ तो स्लोप होगा। इनका स्लोप मतलब डीपी अपॉन डी, क्योंकि मैंने अभी बताया ना स्लोप क्या होता है? dy बाई डी एक्स। तो स्लोप क्या होगा? dp अपॉन dt, क्योंकि इसमें p और t का ग्राफ बन रहा है। तो बताओ dp अपॉन dt जो स्लोप बता रहा है, इस स्लोप का वैल्यू मैं कैसे निकालूं? तो उसी को निकालने के लिए अब हम पढ़ेंगे द वैल्यू ऑफ स्लोप dp अपॉन dt इन pt डायग्राम is given by equation called क्लैपेरॉन इक्वेशन, जिसको अपन क्लैपेरॉन इक्वेशन से दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस इक्वेशन से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन से बिल्कुल अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर कर सकते हैं तो आइए मैं पहले तो ये इक्वेशन लिखता हूं कि जो dp अपॉन dt है वो किसके बराबर है? डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी। इसको मैं और ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी। ये आपका एक क्लैपेरॉन इक्वेशन होता है।
इसको और ढंग से लिखूं तो इसको और लिख लो आप, DH अपॉन में TdV। पहले भी सही था, ऐसे लिख लो चलो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट योर क्लैपेरॉन इक्वेशन, राइट ना। अब ये जो क्लैपेरॉन इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, ये अगर स्लोप बता रही है तो अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि सर ठीक है, अगर आपने कहा स्लोप बताना है, स्लोप किसका बताना है, पीटी डायग्राम का। पीटी डायग्राम का स्लोप हम क्यों बता रहे हैं और हमें क्यों बताना है, क्योंकि सर हम वही पढ़ रहे हैं, फेज डायग्राम ही हम पढ़ रहे हैं। और फेज डायग्राम का मतलब ही होता है प्रेशर और टेम्परेचर का डायग्राम। अगर मैं वन कंपोनेंट की बात कर रहा हूं तो अपन ने वन कंपोनेंट का फेज डायग्राम बनाना शुरू किया, पीटी डायग्राम बनाया। पीटी डायग्राम डीपी अपॉन dt डेल एच अपॉन टी डेल्टा वी डेल एस अपॉन डेल वी ऐसा लिखा जाता है। या इसका स्लोप निकालने के लिए क्लैपेरॉन इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दी जाती है। अब सवाल उठता है कि सर ये क्लैपेरॉन इक्वेशन स्लोप के बारे में कैसे बताती है, ये बताओ। ठीक है, आइए मैं बताना शुरू करता हूं। तो उसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं यहां पे। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं, दैट इज फेस डायग्राम, डायग्राम ऑफ वन कंपोनेंट या वाटर सिस्टम का। फिर मैं यहां पे लिखता हूं जी फेस डायग्राम ऑफ CO2। ठीक है, ये मैंने दो लिखे, एक तो मैंने लिखा फेस डायग्राम ऑफ वाटर, फिर मैंने लिखा जी फेस डायग्राम ऑफ CO2। अब क्योंकि तुम्हें पता है सर फेस डायग्राम फेस डायग्राम है, वाटर ही है, तो वाटर है तो कंपोनेंट वन हो गया। वाटर तीन फेज में रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड, वेपर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं फेज डायग्राम ऑफ CO2, तो इसमें भी सिर्फ CO2 ही कंपोनेंट वन हो गया, और CO2 भी तुम्हारा तीन फेज में रहता है। ठीक है, ये भी तीन फेज में रहता है, ये भी तीन फेज में रहता है। सवाल उठता है कि सर ये तीन फेज में रहते हैं तो इन दोनों में ग्राफ कैसे बनेगा। तो आइए मैं एक इसका ग्राफ भी बना देता हूं। ठीक है, इसका ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार से, और जब मैं इसका बनाता हूं ग्राफ तो वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, यहां भी P और T है, यहां भी क्या है, P और T। ठीक है, इसको मैं कहता हूं OABC, है ना। नेमिंग मैच करने के लिए इसको A कह दो, इसको B कह दो, इसको C कह दो। ठीक है, इधर आ जाओ, OEFG। ठीक है, तो मैंने ये कुछ रफ एक आइडिया सा बनाया है फेज डायग्राम का। ये पानी के लिए है, वो CO2 के लिए। इन दोनों में डिफरेंस होगा पक्का ही कुछ, जो कि मैंने इसीलिए इन दोनों एग्जांपल को लिए। इन दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है वही जानना है, उसी पे सवाल आते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये OA कर्व क्या है। तो आपको इतना पता है सर PT डायग्राम है, फेज डायग्राम है, तो इससे इस जगह पे तो सॉलिड ही रहेगा, इस जगह पे लिक्विड ही रहेगा, इस जगह पे वेपर ही रहेगा। ठीक है सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बट इस कर्व पे क्या होगा सर, दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। इस कर्व पे क्या होगा सर, दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। इस कर्व पे क्या होगा सर, दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। पक्की बात है, बहुत बढ़िया। सेम ऐसे ही इधर अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, या इस एरिया की, पॉइंट नहीं एरिया की। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा तुम्हारा सॉलिड, यहां पे लिक्विड, यहां पे वेपर, है ना। सॉलिड, लिक्विड, वेपर। इस पॉइंट, सॉरी, इस कर्व पे क्या होगा सर, दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ये अपन ने सिंपल सा एक ग्राफ बना दिया। अब सवाल उठता है कि सर इन दोनों में जो आपने कहा डिफरेंस है, वो डिफरेंस जरा बताना शुरू करो, है ना। तो आइए मैं इन दोनों का डिफरेंस बताना शुरू करता हूं, आप भी ध्यान से सुनना। ठीक है जी, चलो। चलिए जी, आइए। तो पहले तो मैं इसकी बात कर लेता हूं, वाटर सिस्टम की।
तो अपन को पता सर ये वाला कर्व क्या होगा, ओ ए कर्व। सर ओ ए कर्व होगा फ्यूजन का। तो अगर आप फ्यूजन के कर्व की बात कर रहे हो तो हां सर इसका स्लोप जानना है, तो अपन ने अभी पढ़ा डीपी अपॉन डी क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी। ये क्या है सर, क्लैपेरॉन इक्वेशन। यही बताएगी क्या अपन को स्लोप के बारे में? जी हां। कैसे? तो सर अपन ने पहले तो ओ ए बोला, ओ ए दैट इज व्हाट, फ्यूजन कर्व, जो क्या बताता है, सॉलिड से जा रहे हैं जी लिक्विड। बहुत बढ़िया। अब कैसे जा रहे हैं सर? ऑब्वियसली अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में बदलना है तो यार हमें पक्का ना इसको हीट करना पड़ता है। अबे बर्फ को पिघलना है तो उसको हीट देना पड़ेगा, और जब भी हीट देता हूं तो उसमें साइन कैसा आता है जी, पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, सेम सर। हां ठीक है, आपने अगर फ्यूजन कहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, तो डेल्टा एच तो इस केस में हो जाएगा पॉजिटिव। अब सवाल उठता है कि इसमें डेल्टा वी क्या होगा। तो डेल्टा वी मतलब सर अगर ये सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, फाइनल वॉल्यूम माइनस का इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम दोनों को सब माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो उतना ही तेरा डेल्टा वी आता है। अगेन यहां पे अगर मैं इस स्लोप को देखता हूं, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, इस स्लोप को देखता हूं तो ये स्लोप ना नीचे की तरफ आ रहा है, और ये नीचे की तरफ आ रहा है। यहां से मुझे एक चीज समझ आ रही है कि सर स्लोप अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं उसको कहता हूं जी नेगेटिव स्लोप। और अगर वो नेगेटिव स्लोप है तो इसका मतलब ये है कि सर हां अगर ये ओए कर्व का स्लोप बताना चाह रहा है, और अगर स्लोप मुझे नेगेटिव ही दिख रहा है तो ये नेगेटिव क्यों है? और नेगेटिव है तो पक्का ही इसमें मान लो अपन ऑब्वियसली सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो हीट तो देना ही पड़ेगा, तो अब डेल्टा एच तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। सवाल उठता है कि सर ये स्लोप नेगेटिव है, इसमें ये वैल्यू पॉजिटिव है, टेंपरेचर कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो बचा हुआ क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चेंज क्या होता है इसमें, नेगेटिव होता है जब मैं पानी की बात करता हूं। तो इस केस में डेल्टा वी कैसा होगा, नेगेटिव। याद रखना पानी में डेल्टा वी नेगेटिव होता है फ्यूजन कर्व का। क्यों होता है? तो जब भी मैं तुम्हें कहता हूं डेंसिटी जो कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी इनवर्सली है वॉल्यूम के। तो अगर ऐसा है तो डेंसिटी सॉलिड की या डेंसिटी लिक्विड की किसकी ज्यादा होती है? तो यह बात आपको पता होनी चाहिए कि सर लिक्विड की डेंसिटी, जब मैं पानी के केस में बात करता हूं तो वाटर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? इसका बहुत रीजन बड़ा है, इसको दूसरे सेंस में बोलूं तो इसके रीजन समझने के लिए आसान तरीके से, अगर मैं एक गिलास में बर्फ पानी ले लूं, उसमें बर्फ डाल दूं, तो बर्फ हमेशा तैरती है, डूबती नहीं है। अगर वो H2O सॉलिड वाली बर्फ है तो वो हमेशा तैरेगी, वो डूबेगी नहीं। और कोई चीज जब तैरती है तो उसका डेंसिटी कम होता है, तभी वो तैरती है। तो इस केस में जब मैं वाटर लिक्विड या वाटर सॉलिड की बात करता हूं तो डेंसिटी लिक्विड वाला ज्यादा होगा और सॉलिड का कम होता है, इसीलिए वो उस पर फ्लोट करती है। और अगर इसका डेंसिटी कम होगा सॉलिड का, तो मुझे पता इनवर्सली है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज्यादा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का। अब ये तो इसका मैंने रीजन बताया, वैसे इसका एक्चुअल रीजन होता है इसका केज लाइक स्ट्रक्चर, है ना। तो फिलहाल के लिए आपको इतना ध्यान रखना है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज्यादा है तो बड़ी वॉल्यूम सॉलिड की है, और बड़ी में से छोटा घटाऊंगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो यहां से आपको एक बात तो ये याद रखनी है, डेल्टा वी नेगेटिव होता है, और इसको अंग्रेजी में लिखूं तो ऑन मेल्टिंग वॉल्यूम डिक्रीज करता है। ऑन मेल्टिंग जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज करता है। जो सॉलिड है अगर वो मेल्ट करता है तो उस केस में जो वॉल्यूम है सॉलिड का वो घटता है। सॉरी, अगर मैं कहता हूं वॉल्यूम इंक्रीजेस, है ना, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, सॉलिड का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ठीक है जी। तो ये अपना एक ओए कर्व हो गया जो कि इसमें डिफरेंस क्रिएट कर रहा, बाकी सेम है। देख अगर तू इसकी बात करेगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव मतलब ऑब्वियसली मान ले मैंने कहा जी लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम है, तो इसमें मैं डेल्टा एच दे रहा हूं, डेल्टा एच दूंगा तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अबे कोई हीट देता हूं तो उसका साइन कन्वेंशन क्या होता है, पॉजिटिव। डेल्टा वी क्या होगा सर, वेपर माइनस लिक्विड और वेपर का ज्यादा होता तो पॉजिटिव, तो डीपी अपॉन डी टी कैसा रहेगा जी, पॉजिटिव ही रहेगा, पक्का पॉजिटिव ही रहेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं इस कर्व की, ये भी पॉजिटिव रहेगा। सेम इसी कर्व को अगर मैं इधर देखूं तो सर ये भी कर्व ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बट यहां पे अगर मैं इस वाले कर्व को देखता हूं तो ये कर्व जो मुझे फ्यूजन के बारे में बता रहा था, लिक्विड और सॉलिड का इक्विलिब्रियम बता रहा था, उस केस में मुझे
यहां पे जो एक चीज ऑब्जर्व हो रही है कि इसका स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। क्यों इसका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है? तो सर हमें तो एक इक्वेशन पता है, डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी। अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड जा रही है तो उसमें मैं पक्का ही डेल्टा एच दे रहा हूंगा, तो ऊपर वाली चीज तो पॉजिटिव है। तो यहां पे जो डेल्टा वी है, ये जो डेल्टा वी है, ये डेल्टा वी भी कैसा होगा जी, पॉजिटिव होगा। तभी एक पॉसिबिलिटी होती है कि ये स्लोप पॉजिटिव रहे। और ये स्लोप पॉजिटिव हमने नहीं बनाया, ऐसे एक्सपेरिमेंटली आता है। उस स्लोप को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये इक्वेशन का इस्तेमाल किया। और जैसे ही हमने इस स्लोप को एक्सप्लेन करना शुरू किया तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया कि जो डेल्टा वी है फ्यूजन का ही, डेल्टा वी जो कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, CO2 के केस में पॉजिटिव है। सेम यही चीज पानी के लिए कैसी है जी, नेगेटिव है। और ये नेगेटिव पॉजिटिव हमने किस आधार पे बनाया, तो इस स्लोप के आधार पे जो अपन को एक्सपेरिमेंटली मिल रहा था। तो यही दो कमाल की बातें हैं जो आपको यहां पे याद रखनी है जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट। इसके अलावा जो आपको वन कंपोनेंट के लिए याद रखना है वो है जी ये पॉइंट। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इस पॉइंट को कहा जाता है जी ट्रिपल पॉइंट। अब ये ट्रिपल पॉइंट है तो मैंने आपको ट्रिपल पॉइंट के बारे में कुछ कुछ बातें बताई हैं। क्या? सबसे पहला तो द पॉइंट वेयर all the three phases will coexist। ऐसा पॉइंट जहां पे तीनों फेज कोएग्जिस्ट करे, ऐसे पॉइंट को कहा जाता है जी ट्रिपल पॉइंट। पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। अगेन यहां पे इन पीटी डायग्राम more than one triple point is possible। but no triple point will have more than 3 phases। that coexist। अब ये जो मैंने बातें लिखी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कमाल की बात है। क्या लिखा है जी मैंने? ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे तीनों फेज, तीन ही फेज। क्यों? क्योंकि सर अगर 4 लूंगा तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी बताया था मैंने। अगेन ऐसा पॉइंट जहां पे तीनों को एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 0। अगेन इन पीटी डायग्राम अगर मैं ट्रिपल पॉइंट की बात करूं तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट वही ट्रिपल पॉइंट पॉसिबल होंगे जहां पे सिर्फ 3 फेज एग्जिस्ट करें। 4 वाला कभी पॉसिबल नहीं होगा। हां अगर 3 ही एग्जिस्ट बहुत बार कर रहे हैं ऐसा हो सकता है, बट ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पे 4 फेज आके मिले। ठीक है, तो आइए ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, आइए मैं इन पे सवाल करवाने शुरू करता हूं। कृपया करके आप ध्यान से सुनना सारी बातें। ठीक है जी, ये रहा जी पहला सवाल। सवाल कह रहा है, ये नेट का सवाल पूछा गया है, कह रहा है इन अ फेज डायग्राम ऑफ वाटर। अगर मैं फेज डायग्राम वाटर की बात करता हूं और उसमें भी सॉलिड लिक्विड बाउंड्री, जिसका मतलब फ्यूजन, बोलो जी फ्यूजन कर्व होगा ये, सॉलिड से लिक्विड। और ये किसके लिए? पानी के लिए है। तो हम एक बात जानते हैं कि सर डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी जो कि डीपी अपॉन डी होता है, तो पानी के लिए स्लोप कैसा होता है फ्यूजन कर्व का? नेगेटिव। और ये नेगेटिव होने का कारण है कि सर इसमें वॉल्यूम चेंज क्या होता है जी? डेल्टा वी कैसा होता है? नेगेटिव। डेल्टा वी नेगेटिव का मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कम है, सॉलिड का ज्यादा है। दैट मीन्स ऑन मेल्टिंग वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। उसने यही सवाल में पूछा है कि इन फेज डायग्राम ऑफ वाटर द सॉलिड लिक्विड बाउंड्री हैज अ नेगेटिव स्लोप। द रीजन is that the
बिहेवियर कैन बी ट्रेस्ड ड्यू टू डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम ऑन मेल्टिंग। अगर मैं कहता हूं लिक्विड बनता है मेल्टिंग पे तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होगा, कम होगा, इसीलिए हम कहते हैं ऑन मेल्टिंग वॉल्यूम जब डिक्रीज करता है तो डेल्टा वी नेगेटिव आएगा और उसी नेगेटिव की वजह से इसका स्लोप नेगेटिव होता है। एक सवाल था सेम ऐसा ही, आइए मैं आगे चलता हूं। ये सवाल है 2017 का सवाल है, गेट में पूछा गया है सवाल। ये सवाल क्या कह रहा है, सेम कह रहा है m1 स्लोप है, स्लोप dp अपॉन dt है। कह रहा है m1 एंड m2 आर द स्लोप ऑफ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुनना, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, दैट मींस फ्यूजन कर्व वाली बात चल रही है। किसके किसके, पीटी डायग्राम ऑफ वाटर एंड CO2। तो m1 स्लोप है पीटी डायग्राम ऑफ पानी का, m2 स्लोप है पीटी डायग्राम ऑफ CO2 का। तो अगर मैं स्लोप की बात करता हूं और ये m1 है तो ये किसके लिए होगा, वाटर के लिए, CO2 के लिए। तो हमें एक चीज जो पता है वो ये है कि सर अगर आप पूछते हो किसका स्लोप ज्यादा होगा, तो हमने तो यार अभी देखा था सर पानी के केस में स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का मतलब होता है जीरो से कम। अगेन अगर मैं कहता हूं पॉजिटिव तो पॉजिटिव का मतलब होता है जी जीरो से ज्यादा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना। ये अपने पास एक क्वेश्चन बनता है और इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगेन अगर मैं बात करता हूं दैट इज ये वाला, दैट इज 2017 में पूछा गया, फेज ट्रांजिशन प्रोसेस इज ऑलवेज अ आइसोथर्मल और आइसोबारिक, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ही अगर फेज ट्रांजिशन देखी जाए तो सारे फेज ट्रांजिशन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक ये सवाल है, ये 2016 का सवाल है। इसमें क्या पूछा है, द फेज डायग्राम ऑफ द कंपाउंड, है ना, पी और टी एक डायग्राम है, उस कंपाउंड का अपन को OA OC सॉरी AC और AB, OA AC और AB इनका सबका स्लोप दे रखा है। कह रहा है द मेल्टिंग एंड द डेल्टा एच, मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है 300, डेल्टा एच कितना है 3 किलोजूल पर मोल, जिसको मैं लिख सकता हूं 3000 जूल पर मोल। तो आपको बताना क्या है, द वॉल्यूम चेंज ऑन मेल्टिंग, मतलब मेल्टिंग का ही वॉल्यूम चेंज बताना है। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी। डेल्टा एच कितना है 3300, डेल्टा वी अपन को निकालना है, इसको काट दे, आंसर विल बी 10 अपॉन में डेल्टा वी। अब डेल्टा वी निकालने के लिए स्लोप पता होना चाहिए, स्लोप कौन सा, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन को 3 एंगल दे रखे हैं, 3 स्लोप दे रखे हैं, स्लोप कौन सा चूज करेंगे, क्योंकि सर अपन को वॉल्यूम मेल्टिंग वाला निकालना है। तो मेल्टिंग वाला कौन सा कर्व होता है, तुझे पता है, या सॉलिड है या लिक्विड है या वेपर है, ये वाला कर्व होगा AB। तो ये वाला AB वाला स्लोप ले ले यहां पे बस। तो तेरा 10 π/3 इक्वल टू 10 अपॉन में डेल्टा वी, डेल्टा वी कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 10 π/3, ये हो जाएगा 10 cot π/3 आंसर। ठीक है जी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राइट गाइज। तो ये कुछ सवाल थे जो अपन ने स्लोप के बेसिस पे पढ़े हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, इसके अलावा अपन ने वन कंपोनेंट सिस्टम में एक तो ये स्लोप के थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, दूसरा हमको इनमें ये ट्रिपल पॉइंट्स के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बातों पे सवाल पूछे गए हैं जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको करवाए हैं। ठीक है, अब मैं अपनी कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं और मैं लेके चलता हूं तुम्हें टू कंपोनेंट सिस्टम पे। अब टू कंपोनेंट सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो टू कंपोनेंट सिस्टम में हमें C का वैल्यू कितना नजर आ रहा है 2, बहुत बढ़िया। तो अगेन अगर मैं रूल लगाता हूं, फलक पे चल दो, तो F क्या हो, C + 2 - का P, 2 + 2 - का P, 4 - का P, दैट इज व्हाट F। अब मान लो मुझे अगर F मैक्सिमम चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, 4 - P मिनिमम करना पड़ेगा मुझे, और P मिनिमम जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कितना होता है, 1 होता है। अरे कम से कम एक फेज तो होगी ना यार, तो बताओ F मैक्सिमम कितना होगा। सर F मैक्सिमम हो जाएगा अपने पास 4 - का 1, आंसर विल बी 3। अब सवाल यहां पे ये उठा कि सर जब अपन ने वन कंपोनेंट के लिए निकाला डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो कितना आ रहा था
2। जब अपन ने 2 कंपोनेंट के लिए निकाला तो कितना आ रहा है 3। इसका मतलब यह है कि अपने पास अब 3 ऐसे वेरिएबल है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग फेज का ट्रांजिशन होगा। बट अब सवाल यह है कि सर हां अगर 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे तो 3 कोऑर्डिनेट्स का ग्राफ मतलब 3D ग्राफ होगा। अबे 3 कोऑर्डिनेट्स का ग्राफ मतलब 3D ग्राफ है। अब 3D ग्राफ में इसमें अगर बनाऊंगा तो इट इज नॉट फिजिबल टू मेक इट इन अ 2D। 3D का रिप्रेजेंटेशन अपन 2D में नहीं कर पाएंगे। तो अगर नहीं कर पाएंगे तो हमें एक चीज तो पता है कि सर हां अगर 3 वेरिएबल है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 3 का ग्राफ नहीं बनेगा। इन 3 में से हम 2 ही का ग्राफ बना सकते हैं। अगर 2 ही का बना सकते हैं तो इसीलिए जब अपन 2 कंपोनेंट सिस्टम पढ़ते हैं, एज वी ओनली two coordinates, as we only need two coordinates to make diagram. So for that, out of 3 DOF, one is kept constant। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में से मुझे एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर 3 वेरिएबल आ रहे तो उसमें से एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। तो अगर एक को कांस्टेंट रखूंगा तो वो कांस्टेंट वाला कौन सा होगा? तो वो कांस्टेंट जनरली जो अपन रखते हैं वो क्या होता है जी, प्रेशर। प्रेशर को अपन कांस्टेंट रखते हैं। और जो अपने पास 2 कंपोनेंट के लिए ग्राफ बनता है वो बनता है जी टेम्परेचर एंड कंपोजिशन का ग्राफ। कंपोजिशन कह लो, कंसंट्रेशन कह लो, है ना, मोल फ्रैक्शन कह लो, एक ही बात है। इसका ग्राफ बनता है। तो इसीलिए अपन 2 कंपोनेंट के लिए टीसी ग्राफ कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैं पीटी ग्राफ कहता हूं तो वो 1 कंपोनेंट का होगा, टीसी ग्राफ कहता हूं तो वो है जी 2 कंपोनेंट के लिए। पहली बात तो ये जाननी है। दूसरा, ये जो टीसी ग्राफ है इसमें हमने टी और सी का ग्राफ इसलिए बनाया या इस वजह से बना पा रहे हैं क्योंकि हमने एक को कांस्टेंट कर रखा है। अब इसी बात से अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। अगर मैं जर्नल फेज रूल की बात करता हूं, जो कैसे दिया जाता है जी, पलक पे चल दो, राइट ना, दैट इज व्हाट जर्नल फेज रूल। ये तो फेज रूल है। यहां से एफ का वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा, C+2 माइनस का P। कंपोनेंट 2 हैं तो मैं कहूंगा एफ क्या है जी, 2+2 माइनस का P, 4 माइनस का P। ठीक है, गॉट। अब ये जो मैंने किया हुआ है, एफ निकाला है, ये जर्नल से आ रहा है। दैट इज एफ मैक्सिमम कितना आ सकता है जी, दैट इज 4 माइनस पी, दैट इज 4 माइनस पी मिनिमम, दैट इज 4 माइनस 1, दैट इज 3। ये चीज तो अपन अभी करके भी आए हैं। ठीक है, ये तो जर्नल फेज रूल है। तो जब मैं जर्नल फेज रूल से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल रहा हूं तो वो कितना आ रहा है जी, 3। बट एक्चुअली मैं कितना यूज कर रहा हूं ग्राफ बनाने के लिए? तो ग्राफ बनाने के लिए मैं जो यूज कर रहा हूं वो है जी, एक कांस्टेंट कर रहा हूं, 3 नहीं यूज कर रहा, 3 में से एक को कांस्टेंट कर दे रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सर जितने भी एफ आ रहे हैं, अगर जितने भी, इफ 1 वेरिएबल, वर्डिंग ध्यान से सुनना, इज कांस्टेंट, अगर एक वेरिएबल कांस्टेंट कर दूं, जो कि मैं करूंगा ही तभी मेरा ग्राफ बनेगा, क्योंकि 3 वेरिएबल का मैं ग्राफ नहीं बना पाऊंगा। और अगर ऐसा है तो मुझे किसी एक वेरिएबल को, इन 3 में से किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट करना पड़ेगा। और वो जनरली मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखता हूं। और मेरे पास जो वेरिएबल, अगर एक को कांस्टेंट कर देता हूं तो इस केस का मतलब यह है कि सर मेरे पास एक्चुअली में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ रहे थे, 3। तो अगर मैं इसको कहता हूं एक्चुअली में जो एफ निकल के आ रहा था वो कहां से निकल के आ रहा था, C+2 माइनस का P, यहां से आ रहा था। ये एक्चुअल में था जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम था। तो यहां से जितना भी आ रहा था, अगर मैंने ऊपर वर्डिंग में कहीं भी लिख दिया कि एक को कांस्टेंट है, जैसे यहां पे लिखा हुआ 1 वेरिएबल इज कांस्टेंट, इसका मतलब कि सर जितना अब बचेगा एफ डैश वो किसके बराबर होगा, जितना था उसमें से एक घटा दूंगा। एक क्यों घटाया? इसलिए घटाया क्योंकि सर मेरे पास मान ले डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे इस केस में 3 आ रहे थे, इस फार्मूले का यूज करके 3 आ रहे थे, मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे 2 चाहिए, तो 3 में से एक घटा दूंगा। ऐसे ही इसको, अगर इसको सॉल्व करता तो एक्चुअल जितने चाहिए वो आ रहे,
बट उसमें से अगर मैंने एक को कांस्टेंट किया तो f माइनस वन, तो ओवरऑल c प्लस टू f का वैल्यू ये है, वैल्यू रख दे माइनस वन, c माइनस का वन माइनस का p, तो ओवर सॉरी प्लस का वन माइनस का p, तो ये आपके पास f डैश आ जाएगा c प्लस वन माइनस का p। और ये बात हमने कैसे बनाई, तो हमने किसी को घटाया, रिड्यूस किया, और उसी चीज को करके जो हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है इसको कहा जाता है रिड्यूस्ड फेज रूल। अब इससे सवाल कैसे आता है, जरा उस पे आते हैं। तो जब भी मैं रिड्यूस्ड फेज रूल को यूज करना चाहूं, इस्तेमाल करना चाहूं, तो ऐसे कहीं नहीं लिखा होगा कि भैया रिड्यूस रूल अप्लाई करो या जर्नल फेज रूल अप्लाई करो, ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा। तो सर हमें कैसे पता चले कि भैया रिड्यूस वाला लगाना है कि जर्नल वाला लगाना है? तो वो सवाल में अगर एक शब्द मेंशन करेगा क्या, कि कोई भी एक वेरिएबल अगर उसने कांस्टेंट बोल दिया, दो वेरिएबल कांस्टेंट बोल दिया, तीन वेरिएबल कांस्टेंट बोल दिया, तो इसका मतलब क्या है, सर एक्चुअल टोटल वेरिएबल तो इतने निकलेंगे, इसमें से अगर उसने एक को कांस्टेंट बोला तो मैं एक घटा दूंगा, दो को कांस्टेंट बोला तो मैं दो घटा दूंगा, तीन को कांस्टेंट बोला तो मैं तीन घटा दूंगा। तो ओवरऑल हमें रिड्यूस्ड वाला यूज करना है कि नहीं करना, यह तब पता लगेगा जब सवाल में वो हमें किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट बोलेगा, किसी एक वेरिएबल की कंपोजिशन को स्पेसिफाई करेगा, राइट ना। आइए मैं आपको सवाल दिखाता हूं, जो भी बातें मैंने अभी आपको बताई, ठीक है? आप प्लीज आराम से सुनिएगा। ये रहा जी वो सवाल। अब इस सवाल में हमारे पास क्या है जी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H2 और CO2। इसमें अमाउंट ऑफ CO2 इज स्पेसिफाइड, ध्यान से सुनना। एक गैसियस मिक्सचर है, तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है और H2O है। ये गैसियस मिक्सचर है, इसमें CO2, H2O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये सारी गैस ही हैं, तो सबका फेज कितना हो जाएगा जी, वन। बहुत बढ़िया। अगेन उसने सवाल में यहां मेंशन किया है कि द अमाउंट ऑफ CO2 इज स्पेसिफाइड, दैट मींस कि किसी एक का कंपोजिशन उसने फिक्स कर दिया है और कह रहा है कि अगर ये रिएक्शन हो रही है तो हमें ये बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे। तो हम बिल्कुल बता सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा जी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फार्मूला क्या होता है, फलक पे चल दो, तो C+2 माइनस का P, तो फॉर्मूला तो यही होता है। अब ध्यान से सवाल को एक बार फिर से पढ़ना। सवाल में उसने बोला है कि उसने एक का कंपोजिशन स्पेसिफाई कर रखा है, तो अगर स्पेसिफाई कर रखा है तो हमें पता है कि अब F डैश वाली कहानी लगेगी कि सर जितना था उसमें से एक कांस्टेंट है तो एक को घटा दूंगा, तो C+2 माइनस का P माइनस का 1, C+1 माइनस का P, दैट इज व्हाट F डैश। अब मुझे अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो उसने पूछा वो निकालना है, तो एक तो फेस चाहिए, फेस तो निकल गया, फेस तो निकल गया जी। तो फेस कितना आ गया तेरे पास, 1, C+1 माइनस का 1, C+0, दैट इज C। अब तुझे कंपोनेंट निकालने, तो कंपोनेंट कैसे निकालेगा, तो कंपोनेंट निकालेगा जी C इज इक्वल्स टू N माइनस E माइनस R। नंबर कितने हैं, 4, इक्विलिब्रियम 1 है, रिस्ट्रिक्शन 0 है, 3 आ गया। अब क्योंकि मैंने इसको जब सॉल्व किया तो जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उतना ही कंपोनेंट होगा, तो आंसर विल बी 3। आई होप सो ये आपको समझ आया होगा। ये मैंने कैसे निकाला, तो इसको मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में भी समझाया था कि कैसे निकालते हैं। मैं यहां भी एक बार बता देता हूं आपको। देखो सबसे पहले तो N क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कितने हैं जी, 1 2 3 4, 4 है, 4 लिख लिया। इक्विलिब्रियम कितने हैं जी, 1 है। और रिस्ट्रिक्शन कितना है सर, ना ही इसमें कोई हाइड्रोजन है, सॉरी ना ही इसमें कोई आयंस है, ना ही इसमें कोई H पॉजिटिव OH नेगेटिव है, ना ही इसमें पार्शियल प्रेशर सेम बोल रखा है, तो सब में रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं होगा, तो आंसर विल बी 3। कंपोनेंट 3 है, तो इतनी तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, एंड दैट इज व्हाट योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी, राइट गाइस। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको एक दो फेज डायग्राम दिखा देता हूं, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। जैसे ये वाला है वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए, जब मैं वाटर की बात करता हूं तो ये वाटर के लिए है, वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए, ठीक है। ये फेज डायग्राम है वन कंपोनेंट सिस्टम का, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ट्रिपल पॉइंट, यहां लिख रखा है, ठीक है।
ऑब्वियसली प्रेशर और टेम्परेचर है ना, तो पी और टी का ग्राफ क्या है, वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए, ठीक है। ऐसे ही ये ग्राफ है जी इन जनरल जो अपन कहते हैं, ठीक है, ये जनरलाइज्ड ग्राफ है वन कंपोनेंट के लिए, ठीक है। इसको मैं ऑर्डर में रख दूं तो ये तुम्हारे पास एक जनरलाइज्ड ग्राफ है और ये एग्जांपल के तौर पे पानी का ग्राफ है, ठीक है। अब मैं आपको टू कंपोनेंट सिस्टम्स के ग्राफ थोड़े से समझा देता हूं। टू कंपोनेंट सिस्टम, तो जब भी मैं टू कंपोनेंट की बात करता हूं ना, तो टू कंपोनेंट में जिसमें अपन कहते हैं टीसी ग्राफ, क्यों कहते हैं मैंने अभी बताया आपको कि हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं, उसमें से अपन को एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब ये जो टू कंपोनेंट का ग्राफ है ये 2 केस में पढ़ा जाता है। पहला, जब कंप्लीटली मिसिबल सॉलिड्स की बात चलती है, और जब पार्शियली मिसिबल की बात चलती है। ठीक है, इस पूरे में जब भी मैं टू कंपोनेंट का फेज डायग्राम पढ़ूंगा तो आपको ध्यान क्या रखना है, हमें वो सवाल में ये पूछता है कि कोई एक पॉइंट दे देगा, पूछेगा यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, तो उस पॉइंट पे अगर मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज कोई भी मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लेगा, टीसी कर्व मैं तुझे दे दूं और मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना, तो टीसी कर्व सुनते ही तुझे पता है कि सर टू कंपोनेंट का ये ग्राफ है, तो एफ कितना होगा, सी प्लस टू माइनस का पी, ये कितना हो जाएगा तेरे पास, टीसी ग्राफ है, टीसी ग्राफ है, टीसी ग्राफ है, तो कंपोनेंट हो जाएंगे जी 2 प्लस 2 माइनस का पी। अब मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए वहां पे फेजेस का आइडिया होना चाहिए, और बस इस पूरे टू कंपोनेंट के फेज डायग्राम में आपको फेजेस ही जानने की, कहां पे एक फेज होगा, कहां पे 2 फेज होगा, कहां पे कितने फेज होंगे, बस यही जानना है। ठीक है जी, आइए मैं इन सारी बातों को अभी बताऊंगा अभी डिटेल में। फिलहाल के लिए मैं आपको जर्नल आइडिया दे देता हूं कि जब मैं कंप्लीटली मिसिबल का ग्राफ बनाऊंगा टीसी का, तो वो ग्राफ कैसे दिखेगा, टी और सी का ग्राफ कैसे दिखेगा, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं यूटेक्टिक पॉइंट, और हमेशा याद रखना यूटेक्टिक पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 0। ठीक है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे बोल रहा हूं, जब भी आपको मैं बोल दूं ट्रिपल पॉइंट, जब भी मैं आपको बोल दूं यूटेक्टिक पॉइंट, जब भी मैं आपको बोल दूं कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट, इन सब पे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 0। ये डायरेक्ट याद रखना है आपको। जब भी मैं आपसे यूटेक्टिक पॉइंट या ट्रिपल पॉइंट या कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, अभी अपन इसको थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, इन सब पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 0। ये आपको याद रखना है। तो जब ऐसा ग्राफ बनेगा तो उसको मैं कहूंगा जी ये कंप्लीटली मिसिबल का ग्राफ है। सेम अगर मैं टीसी का ग्राफ बनाता हूं, बट इस केस में ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, तो ऐसे में ये जो एक सेंटर वाली पीक आती है, इस पीक की वजह से ही मैं, अगर कोई भी मुझे डायग्राम दे रखा हो और ऐसा कोई बीच में पीक आ रहा है, टीसी डायग्राम दे रखा है, तो टीसी से मुझे पता लगेगा टू कंपोनेंट है, बीच में ये पीक सी आ रही है, इससे मुझे ये पता लगेगा कि ये पार्शियली मिसिबल का केस है। और ये जो पीक होता है ना, इसी को अपन कहते हैं कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट या कॉन्गुरेंट पॉइंट। और इस कॉन्गुरेंट पॉइंट का मतलब ये है कि यहां पे कंपोजिशंस क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। याद रखना जी, कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है। कंपोजिशन सेम का मतलब कि ऊपर टू कंपोनेंट सिस्टम है ना, पर वो जो टू कंपोनेंट सिस्टम है, इस एक पॉइंट पे आते ही उस सबका कंपोजिशन सामान्य हो जाता है, मतलब वो एक ही कंपोनेंट सिस्टम। कंपोजिशन मतलब फॉर एग्जांपल पानी है, तो वो वाटर के बेसिस पे ही वो कहीं ना कहीं, अगर मैं इसको वाटर कहता हूं, अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम वाटर ही है तो ये एक कंपोनेंट, कंपोजिशन इसका H2O होगा, तो ये एक ही कंपोनेंट सिस्टम है। तो वही बात अगर मैं कॉन्ग्रुएंट पॉइंट की बात करता हूं, तो ये वो पॉइंट है जहां पे कंपोजिशन क्या जाए, सेम हो जाए। दैट मींस ये इस पॉइंट पे आके वन कंपोनेंट सिस्टम की तरह एक्ट करता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगेन अगर ऐसा ग्राफ आ जाए तो ये जो दो ग्राफ, ये जो दो पॉइंट है,
इसको मैं क्या कहूंगा, है ना। तो जरा एक बार ध्यान से इसको गौर से देखना, ये जो ग्राफ है क्या ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही तो है, ये ऐसा ही तो है, सेम एक ग्राफ ऐसा भी है। तो जो ये वाला ग्राफ है इसके दो के कॉम्बिनेशन से बना है, ये उठा के यहां रख दो, फिर ये उठा के यहां रख दो, देखो जी ये दो के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो अगर ऐसा है तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, तो इन पॉइंट को भी मैं, जैसे इस पॉइंट को मैंने यूटेक्टिक बोला, यहां भी मैं यूटेक्टिक बोलूंगा। और यूटेक्टिक हो चाहे कॉन्ग्रुएंट हो चाहे ट्रिपल पॉइंट हो, सब पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 0। ध्यान रखना जी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट योर अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द टू कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है जी। अब इस पे मैं एक दो ग्राफ दिखा देता हूं आपको। अब जैसे मैं अगर ये ग्राफ दे दूं तो बताऊं और पूछूं आपसे कि बताओ सॉलिड्स का नेचर कैसे है, तो ये पार्शियली मिसिबल का केस है। कैसे पता लगा सर, इसमें ये बीच में ऐसी पीक सी आ रही है, अरे बोलो ये पॉइंट क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट, ठीक है। इस कॉन्ग्रुएंट पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 0। इस कॉन्ग्रुएंट पॉइंट पे कंपोजिशन कितना हो जाएगा, सेम, देयरफॉर कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, G1। ये बातें ध्यान रखनी है। ये E और C पॉइंट क्या है, यूटेक्टिक पॉइंट, ठीक है। जिसमें डी ऑफ क्या होगा, 0, है ना। इन पे भी डी ऑफ क्या हो जाएगा, 0। बाकी आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है, ऊपर सॉल्यूशन है, ठीक है। जब इस वाले कर्व की बात करता हूं तो ए वाला सॉलिड अलग हो जाता है, सॉल्यूशन घुला हुआ है, राइट ना। अगेन तो यहां पे दो फेज बनेंगे, एक तो सॉलिड का एक सॉल्यूशन का, यहां पे तो कंप्लीट वो घुला ही हुआ है, ठीक है जी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेना आप, ठीक है। इसके अलावा आपको इस पॉइंट को मैं बता ही चुका हूं, यूटेक्टिक पॉइंट होता है। यहां पे अगर मैं इस ग्राफ को दिखाऊं तो टी और सी का ग्राफ अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब कंप्लीटली मिसिबल का केस है। और कंप्लीटली मिसिबल में अगर मैं सॉल्यूशन ए और बी की बात करता हूं, जो कहीं ना कहीं मुझे ये बताते हैं कि वो कंप्लीटली घुल चुके हैं, और घुल चुके हैं तो बताओ फेज कितना होगा इसमें, 1। कंपोनेंट कितने हैं, 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 4 - 1, आंसर विल बी 3। तो इस पॉइंट पे अगर मैं पूछूं बताओ कितना डी ऑफ है, तो आप कहेंगे जी 3 है। इस पॉइंट पे कितना होगा, तो इस पॉइंट पे तीनों ही कोएग्जिस्ट करते हैं, ए, बी और लिक्विड। इसीलिए इस पॉइंट को कहा जाता है यूटेक्टिक पॉइंट, है ना। और अगर यहां पे फेज 3 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, C+2 - का P। यहां पे अगर तुम निकालोगे फेज हो जाएंगे यहां पे 1 2 3, और यहां पे तुम यहां पे ये जो मैं निकाल रहा हूं ऊपर, एक्चुअली यहां पे जो अपन यूज करेंगे, क्योंकि अपन ने अभी बोला ना रिड्यूस्ड फेज रूल इस्तेमाल करेंगे, है ना, क्योंकि अपन ने ये टेम्परेचर कंपोजिशन का ग्राफ बनाया है। रिड्यूस्ड फेज रूल क्या होगा, P+1। तो F क्या हो जाएगा जी, C+1 - का P। कंपोनेंट 2 है, +1, फेज कितना हो जाएगा इस केस में, 1। 3 - 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 2, है ना। ध्यान रखना ये रिड्यूस्ड वाला कैसे यूज करना है, क्योंकि याद करो सबसे पहले हम यही बोल के आए हैं कि हमने इसमें से अगर 3 निकल रहे हैं तो 3 में से अपन को 1 को कांस्टेंट किया हुआ है, इसीलिए अपन इसमें अब जो भी निकालेंगे वो रिड्यूस्ड फेज रूल वाली कहानी होगी, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अगेन अगर मैं यूटेक्टिक वाला निकालता हूं तो इसमें फेज तो 3 है, ये सॉलिड का हो गया, ये सॉलिड का हो गया, और एक लिक्विड का हो गया। तो 2 सॉलिड के 1 लिक्विड का, फेज 3 हो गए। तो F कितना हो जाएगा, दैट इज कंपोनेंट 2 है, -3 +1, ओवरऑल कितना हो जाएगा तेरे पास, 3 - 3 0। ये तेरा पूरा डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगा एट यूटेक्टिक। तो आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है जी। बस दैट इज व्हाट योर फेज रूल का कहानी। तो जनरली जो फेज रूल में आपको इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, एक तो वो क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, उसकी स्लोप की स्टोरी, ट्रिपल पॉइंट का सिग्निफिकेंस, ठीक है जी, और आपको एक तो फेज रूल पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो यही कुछ सवाल थे,
यही कुछ कॉन्सेप्ट्स है तो आपको फेज रूल में याद रखने हैं। इन्हीं के आधार पे जो भी परीक्षा में सवाल आएंगे आप वो इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, कीप लर्निंग, बाय।